9वें अध्याय का नाम है व्यापारी और राजा और तीर्थ यात्री, है ना। तो इसमें हम लोग जो है चोल साम्राज्य वगैरह के विषय में पढ़ेंगे, है ना। चोल चेर पांड्या वगैरह को पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हम बहुत सारे जो है सिक्के वगैरह को देखने वाले हैं, स्वर्ण सिक्कों वगैरह को भी हम लोग देखेंगे। और जैसे लोहे का जब कॉन्सेप्ट आया, जब मृदभांड का कॉन्सेप्ट आया, जब अन्य भी जो है चर्चाएं आई, लोहा वगैरह का आगमन हुआ, हल वगैरह का आगमन हुआ, तो मैंने जैसे सारी चीजें इकट्ठा कर दिया था, वैसे ही मैं जो है जब सोने वाला सिक्के का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी जो है इकट्ठा एक लिस्ट आपके सामने दे दूंगा, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना करना ना पड़े। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ आपसे दिया गया है, ये आप देख सकते हो क्या है, तो ये है काली मिर्च। तो चाणक्य की किताब के विषय में मैंने बताया था, चाणक्य ने अपनी किताब में भी बताया था इन सब चीजों के बारे में। इसमें से काफी चीजों के बारे में चाणक्य ने बता रखा था, पीछे मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ वही बातें होंगी, देख लो। देखो दक्षिण भारत जो है सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी अधिक मांग होने लगी कि इसे जो है क्या कहा जाने लगा, इसे काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाने लगा। रोमन साम्राज्य में इसकी इतनी अधिक डिमांड बढ़ गई, इतनी महत्ता बढ़ गई, इसे क्या कहा जाने लगा, काला सोना, है ना, करीवा सोना। तो ये आप देख सकते हो। और काली मिर्च को आप देखोगे तो काली मिर्च को कहीं ना कहीं जो है यवन प्रिया के नाम से भी संबोधित करते हैं। कहीं कहीं आपको एक शब्द सुनने को मिलता है यवनिका, तो यवनिका का अर्थ है क्या, खिड़की। और कहीं कहीं आपको शब्द मिलता है काल यवन, तो काल यवन जो है एक राक्षस है। तो ये शब्द आपको जो है, इन शब्दों से जो है आपको चिर परिचित होना चाहिए, इन शब्दों के विषय में आपको जानना चाहिए। इतनी बात जब आप समझ जाते हो तो अब आप आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आप देखोगे मुवेनदार, है ना, मुवेनदार। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि मुवेनदार जो है एक तमिल भाषा का शब्द है। क्या है, तो एक तमिल भाषा का शब्द है मुवेनदार, जिसका अर्थ है तीन मुखियाओं का समूह। और इस मुवेनदार शब्द का उल्लेख हमें जो है संगम कविताओं में भी देखने को मिलता है, इनकी चर्चाएं जो है संगम कविताओं में भी मिलती हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो मुवेनदार एक तमिल शब्द है और इसका जिक्र जो है हमें तमिल, है ना, संगम कविताओं वगैरह में भी देखने को मिलता है। और मुवेनदार का मतलब है तीन मुखिया। तीन मुखियों में हम लोग देखेंगे चोला को, इधर हम लोग देखेंगे चेरा को, और इधर हम लोग देखेंगे पांड्या को, है ना। समझ में आ गई होगी बात, यहाँ आपको दिख भी रहे होंगे, है ना। तो ये मूवी आई थी, जाके आप देख लेना, है ना, इतिहास पर बनी है और आपको देखना चाहिए, है ना। समझ में आ गई होगी बात। तो यही चीज यहाँ दर्शाया गया है। इन बिंदुओं को एक बार आप देखिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे यहाँ आपसे दिया जा रहा है प्राचीन भारत में जो है व्यापार वगैरह। तो यहाँ आप देखोगे व्यापार के प्रमाण हमें जो है संगम कविताओं में भी मिलते हैं। संगम कविताओं में भी जो है व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। तो आप सोच सकते हो कि यह फैक्ट जो है कितना महत्वपूर्ण होगा, है ना, कितना महत्वपूर्ण यह फैक्ट होगा, आप सोच नहीं सकते, है ना। तो इसलिए जो है आप इसे नोट रखना, कभी भी जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताओ किनके साहित्य में जो है व्यापार के प्रमाण वगैरह भी मिलते हैं। तो व्यापार के प्रमाण हमें जो है संगम कविताओं में भी मिलते हैं। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता के केंद्र थे। एक तो ये लोग क्या करते थे, तटीय इलाके पर लगाते थे, और दूसरा जो है अंदरूनी हिस्से में रखते थे। तो इस प्रकार से तीनों को मिलाकर जो है 6 थे, ठीक है, 6 सत्ता के केंद्र थे। समझ में आ गई होगी बात, है ना। तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता के केंद्र होते थे, इनमें से जो है एक तटीय हिस्से में तथा दूसरा जो है अंदरूनी हिस्से में होते थे। तो इससे काफी सारे जो है फायदे रहते थे। तो इसीलिए जो है तीनों को मिलाकर, किसका किसका, चोला चेरा पांड्या का, तीनों का मिलाकर कितना हुआ, तो 6 हो गया। और यही बात करें, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, तो चोलों का जो पत्तन है उसका नाम है पुहार या कावेरी पत्तनम। और वहीं पांड्या की राजधानी की बात की जाए तो ये है मदुरई। ये मुखिया लोगों से जो है नियमित कर के बजाय क्या मांगते थे, उपहार।
जो चोला है, चेरा है, पांड्या है, ये कर वगैरह पर जो है ज्यादा डिपेंड नहीं रहते थे। ये चाहते थे कि हमें जो है कुछ ना कुछ जो है उपहार वगैरह मिले, तो ये लोग जो है उपहार की डिमांड ज्यादा करते थे, है ना। तो यहाँ आपने समझा कि चोलों का पत्तन जो है ये पुहार या कावेरी पत्तनम है, और पांड्या की राजधानी जो है मदुरई है। और उसके बाद ये मुखिया लोग जो है लोगों से जो है कर वगैरह कम वसूलना चाह रहे थे, ये लोग जो है उपहार वगैरह पर डिपेंड थे। इतनी बात आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ आपसे दिया गया है सातवाहन वंश के विषय में। किसके विषय में? सातवाहन के विषय में। तो यहाँ आपसे जो है एक मूवी भी आई है, ये कुछ आपको किरदार दिख रहे होंगे जिन्होंने जो है इस मूवी को बनाया है, इस मूवी पर जो है काम किया है। तो यहाँ आपसे दिख ही रहा है गौतमी पुत्र जो है सतकर्णी। तो सात वाहनों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सात वाहनों में अगर हम प्रमुख राजा के विषय में जानेंगे तो प्रमुख राजा कौन था? तो गौतमी पुत्र जो है श्री सतकर्णी था। इसके विषय में जानकारी उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से मिलता है। सभी सातवाहन, ये बात आप नोट रखना, सभी सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ, यानी कि दक्षिणापथ का क्या अर्थ होता है? तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के क्या कहला रहे थे? स्वामी कहला रहे थे। तो यहाँ जो है ये वाली बात आप जरूर नोट रखना, ये वाली बात आप जरूर नोट रखना, और ये वाली तो नोट रखना ही है। यानी कि चर्चा आपकी छोटी तो भले ही दी गई है, लेकिन यहां से जो है ये वाला आपको जो है आपको भरमाने के लिए, आपसे गलत कराने के लिए ये वाला क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा, और ये वाला जो है पूछ लिया जाएगा। तो ये भले ही जो है छोटी बातें दी गई हैं, 3 लाइन में दिया गया है, लेकिन ये तीनों के तीनों लाइन जो है आपके लिए अमृत के समान है। इसे जस का तस जो है घुट्टी मार जाइए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना जो है आप सभी ने समझ लिया होगा, है ना। इतना जब आप सभी समझ लेते हो, इतना जब आप सभी जान लेते हो, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ अश्वघोष के विषय में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। किसके विषय में? तो अश्वघोष के विषय में, है ना। तो इन्होंने जो है बुद्ध चरितम जो है ग्रंथ लिखा, और ये कहाँ रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो यहाँ आप देख सकते हो संस्कृत महाकवि अश्वघोष विरचित बुद्ध चरितम। आपने पीछे देखा होगा कि बुद्ध वगैरह जो है, महावीर वगैरह जो है क्या कर रहे हैं? प्राकृत भाषा में जो है, सरल भाषा में जो है उपदेश वगैरह दे रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो कुछ लोग जो है संस्कृत वगैरह भी लिखने लगे थे। ये उसी रूप में जो है आप देख सकते हो, उसी रूप में जो है आप समझ सकते हो, है ना। तो अश्वघोष के विषय में आप सभी ने जान लिया, और कई बार बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया हो, छोटी से लेकर जो है बड़ी परीक्षाओं में भी जो है बहुत बार पूछा गया है। तो आप जो है इसे जरूर नोट रखे रहना। अश्वघोष बुद्ध चरितम, है ना, ग्रंथ लिखा है इन्होंने, और कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये ग्रंथ है, आप देख सकते हो, और दोबारा जो है आपको अब भुलाए नहीं भूलना चाहिए। समझ में आ गई होगी बात। इतनी बात आप समझ लेते हो, तो अब यहाँ हम देखेंगे सोने के सिक्कों के विषय में, है ना। सोने के सिक्कों के विषय में, तो यहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, और ये सारे सिक्के मैं आपको दे रहा हूं, आप ले जाइए जो है खर्च कीजिए, है ना। सारे सिक्के आपके हैं, बटोर लो, है ना, लूटो, तो ले जाओ, सारे सिक्के आपके हैं, ले जाओ। तो अब हम लोग जो है सोने का सिक्का, ये बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करता है ना, बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, और प्रायः आप सभी देखते होंगे तो आपको जो है सही से जो है ये बताया भी नहीं जाता। हमेशा ये सब सवाल जो है आपके दिमाग में जो है डाउट ही डाउट उत्पन्न करते रहते हैं। तो ऐसे में जो है आइए हम लोग देख लेते हैं सोने के सिक्कों। तो आप देखोगे इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवना, पीछे मैंने इसकी चर्चा दे दिया है। इंडो ग्रीक हिंद यवना जो है उसका एक शासक होता है, इनका एक शासक होता है मिनांडर, है ना। इंडो ग्रीक हिंद यवन का एक शासक होता है मिनांडर, और इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि शायद जो है इसी ने जो है सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था। आपकी एनसीईआरटी ने जो है दिया है, लेकिन वो फैक्ट गलत है, वो फैक्ट गलत है। आप तुरंत जो है जस का तस उसे काट देना। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है वो फैक्ट गलत है, उसे काट देना। मिनांडर, शायद इसी ने जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। शायद 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 इसी ने, ऐसा शायद इसलिए लग रहा है, शायद इसलिए लगाया जा रहा है
क्योंकि इस पर जो है राजा का नाम वगैरह जो है अंकित नहीं है, तो इसके पहले यानी कि कुषाणों के पहले पाया गया है, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी आदमी ने जो है चलाया था। तो इंडो ग्रीक ने जो है सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था। और फिर हम लोग कुषाणों को देखेंगे तो कुषाण शासक जो है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले प्रथम शासक थे, है ना। सिल्क रूट पर जो है नियंत्रण रखने वाले पहले शासक थे। तो कुषाणों में आप देखोगे विम कडफिसस, किसको देखोगे? विम कडफिसस को देखोगे। तो इनके द्वारा जो है ऐसे सिक्के चलाए गए जिस पर जो है राजा के नाम का अंकन है। इनमें राजा के नाम का अंकन है, तो सीधा सीधा पता चल गया कि इसी आदमी ने चलाया है। लेकिन इस आदमी में क्या था कि इसने जो है नाम का अंकन नहीं किया था, तो इसीलिए जो है ये डाउट में बना है। लेकिन कुषाणों से पहले वो सिक्का पाया गया है, कम मात्रा में पाया गया है, तो इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाबू इसी ने चलाया था। तो ये वाला आप नोट रखे रहना कि सर्वप्रथम जो है इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाए थे। फिर उसके बाद कुषाणों में भी आओगे तो विम कडफिसस है, और इनके द्वारा ऐसा सिक्का चलाया गया सोने वाला, ऐसा स्वर्ण सिक्का चलाया गया जिस पर जो है राजा का नाम भी अंकन है, नाम भी जो है अंकित है। और उसके बाद कनिष्क के काल में, कनिष्क ये भी कुषाणों का ही शासक है, तो कनिष्क के काल में जो है पहली बार बड़े पैमाने पर, पैमाने ये आप जो है नोट रखना, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के, स्वर्ण और ताम्र, ठीक है, ढाले गए। इसीलिए जो है इसका काल क्या कहलाया? तो इसका काल कहला रहा है मौद्रिक क्रांति का काल, यानी कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, है ना। मुद्रा के क्षेत्र में क्या हुआ? क्रांति आ गई, है ना, जैसे फ्रांस की क्रांति वगैरह वगैरह। तो इसीलिए जो है मौद्रिक क्रांति का काल जो है इसके टाइम में आया। यहां आप ये शब्द नोट रखना, बड़े पैमाने पर स्वर्ण और तांबे के सिक्के कनिष्का के समय में चल रहा है। और यहां आप देखोगे पहली बार सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है किसके काल में चलाए जा रहे हैं? तो गुप्ता काल में चलाए जा रहे हैं। तो अब आपको स्वर्ण सिक्कों के विषय में, सोने के सिक्के के विषय में जो है दोबारा कहीं से भी जो है चीजों को जानना नहीं है। यहीं से जो है आपके हजार हजार कंफ्यूजन जो है कम हो गए होंगे। और मार्केट में आप जाइए, देख के चले आइए, कोई भी एनसीईआरटी पढ़ाएगा तो इन सब बिंदुओं से वो बचना चाहेगा। बचना इसलिए चाहता है क्योंकि अगर वो फ्री में जो है इन सब चीजों को बता देगा तो पैसा किसका लेगा? उसका हजारों हजार का बैच जो है कैसे बिकेगा, लाखों लाखों का बैच कैसे बिकेगा? तो इसलिए जो है इन सब चीजों को जो है वो कंप्लीट नहीं कराता। एक एक से धुरंधर शिक्षक को मैंने देखा कि सारी चीजों को जो है छोड़कर चले जाते हैं और देश भर का कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके लाके बच्चों को पकड़ा देते हैं, जाओ बच्चों ऐस करो, ले जाओ, है ना, दिमाग खराब करते रहते हैं आपका, है ना। आगे एनसीईआरटी ने जो है आपका काफी जो है ये सब चीजें इस प्रकार से नहीं दिया है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं। आपका एनसीईआरटी ने जो है हीनयान बताया, महायान बताया, फिर उसी में जो है लीपापोती थोड़ा कर दिया, है ना। उसके बाद बोधिसत्व के विषय में बताया, उसमें भी जो है लीपापोती कर दिया। तो ऐसे में हमें चाहिए सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो आपको जानना है कि बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं, तो बौद्ध धर्म की शाखाओं के विषय में अगर हम जानेंगे तो मोटा मोटी देखेंगे तो 4 शाखाएं हैं। एक है हीनयान, दूजा महायान और वज्रयान, और चौथा आपका है सहज यान। तो मैं केवल अभी जो है हीनयान, महायान और बोधिसत्व के विषय में बताऊंगा और इन दोनों को स्किप करूंगा, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। समझ में आ गई बात? बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं, अगर मोटा मोटी देखा जाए 4 शाखाएं हैं, ये आप देख सकते हो। और इनके भी जो है उप शाखाएं हैं, यहां बताने लगूंगा तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो है हम आगे कहीं और जो है पढ़ेंगे, कहीं और चर्चा लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की अपने जो है मर्यादाएं हैं, ज्यादा तोड़ मरोड़ भी करना ठीक नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो अगर हीनयान की बात की जाए तो ये हीनयानी जो है बुद्ध को शिक्षक मानते थे, और यहाँ से जो है हजारों हजार बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में सब में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हीनयानी जो है बुद्ध को जो है क्या मान रहे हैं? शिक्षक मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं। लेकिन महायानी क्या मान रहे हैं? तो भगवान मान रहे हैं, देवता मान रहे हैं, है ना। ये आदमी मान रहे हैं हीनयानी बुद्ध को शिक्षक।
कि शिक्षक जिस राह पर हमें ले जाना चाहता है वो राह जो है अच्छी है और उसी पर जाना चाहिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, महायानी, तो ये बुद्ध को देवता मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, गॉड मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि उनके अंदर जो बहुत सारा चमत्कार वगैरह है, सब कुछ है, जादू है ना, शक्ति वगैरह सब कुछ पर बिलीव कर रहे हैं। कौन? तो महायानी कर रहे हैं। और हीनयानी को देखोगे तो ये अपने मूर्ति कला और चित्रकला में जो है बुद्ध को प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से दिखाते हैं। प्रतीक रख दिया, संकेत दिखा दिया कि भैया ये भगवान बुद्ध ही है। तो हीनयानी जो है इस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन मूर्ति कला और चित्रकला में जो है ये बुद्ध को किस रूप में दिखा रहे हैं, तो मानव के रूप में दिखा रहे हैं। समझ में आ गई बात? यहां ये मानते हैं कि व्यक्ति को स्वयं ही सदाचार के रास्ते अपने कर्म फल का जो है अंत करना चाहिए और फिर उसके बाद अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी, है ना, मोक्ष मिल जाएगा, है ना। यही मोक्ष जो है इनके यहाँ क्या कहा जा रहा है, निर्वाण कहा जा रहा है। ये निर्वाण शब्द से आशय है मोक्ष, मुक्ति मिल गई। तो यही सब करके जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, हीनयानी इस तरीके से जो है मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। लेकिन महायानी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बोधिसत्व में जो है क्या रखो, आस्था रखो। बोधिसत्व में आस्था रखो, अगर उनकी कृपा हुई तो आपको जो है क्या मिलेगा, निर्वाण की प्राप्ति होगा। और सबको निर्वाण दिलाकर ही जो है बोधिसत्व खुद को जो है खुद निर्वाण प्राप्ति करेंगे, है ना। सबको जो है मोक्ष दिला देंगे, सबको दिला देंगे, सबको दिला देंगे, सबको दिला देंगे, फिर उसके बाद अपने आप मोक्ष लेंगे। यानी कि बढ़िया अच्छा खासा नाश्ता है और सबको खिला देंगे, सबको खिला देंगे, सबको खिला देंगे, फिर लास्ट में बचेगा तो खुद खाएंगे, है ना। सबको दिलाने के बाद ही खुद खाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हीनयान और महायान में डिफरेंस। और इसे जो है हल्के में मत लेना, अगर मेंस वगैरह में पूछ लेगा तो ये आपका जितना भी बिंदु दिया गया है ये आपके जो है काम आ जाएगा, समझ के रखना, है ना। तो इसलिए इसे हल्के में मत लेना। कई बार कई बार कई बार छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। तो ये आपको बातें समझ में आ भी गई होंगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपने पीछे देखा कि बोधिसत्व क्या है ना। बोधिसत्व क्या है, तो बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए जो है ध्यान साधना कर सकते थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है तमाम कठोर साधनाएं वगैरह जो है वो लोग कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, है ना। ऐसा करने के बजाय वे लोगों के बीच जो है शिक्षा देने और मदद करने के लिए जो है सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। यानी कि वो लोग चाहते, कौन, बोधिसत्व लोग चाहते हैं तो कठोर तपस्या वगैरह कर सकते थे और ज्ञान वगैरह की प्राप्ति कर सकते थे, तमाम चीजें जो है ध्यान वगैरह साधना वगैरह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लोगों के बीच में ही रहे और उनको जो है शिक्षा वगैरह दिया और सांसारिक परिवेश में ही रहना ये लोग जो है ठीक समझ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ आप देखोगे वराह मूर्ति के विषय में, तो आप एरण को देखोगे। एरण कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ की जो शानदार मूर्ति है वह विष्णु भगवान के वराह रूप को क्या करती है, दर्शाती है। पुराणों के अनुसार जो है जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए जो है विष्णु ने क्या किया, वराह का रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को जो है एक स्त्री के रूप में जो है दर्शाया गया है। तो ये भी बातें जो है आप जान सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ आ रहा है हिंदू शब्द। अभी जब हम लोग क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब भी इसका जिक्र आएगा, और लगभग जब मैंने आपका पहला अध्याय शुरू किया था तब भी बताया था, और क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया था। तो अब इसके बाद जहां भी इन सब चीजों का जिक्र आएगा मैं क्या करूंगा, स्किप करूंगा। चाहे वो 9th में आए, 10th में आए, 11th में आए या 12th में आए, कहीं भी आए मैं तुरंत जो है स्किप करता चलूंगा। इन बातों को अब दोबारा नहीं बताऊंगा। समझ में आ गई होगी बात। तो हिंदू शब्द का प्रयोग अगर हम देखें तो इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कौन कर रहे हैं, तो अरबों ने किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आशा करता हूं कि आगे भी एग्जामिनर पूछे। समझ में आ गई होगी बात। इतना आपको जो है अब भुलाए नहीं, भूलना चाहिए। इतनी बात जो है आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हमने जो है बोधिसत्व, वराह, हिंदू शब्द वगैरह को भी जो है जान लिया। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। जब इतना आप समझ लेते हो तो अब बारी है जो है अगले अध्याय में प्रवेश करने की। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ आपका दिया गया है 10वां अध्याय। और इस 10वें अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं नए साम्राज्य और नए राज्य के विषय में।
तो इस नए साम्राज्य, नए राज्य के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिलेखों के विषय में। और अभिलेखों के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रशस्तियों के विषय में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग जो है समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के विषय में जानने वाले हैं, है ना। और इधर आप चालुक्यों के जो प्रशस्तियां हैं उनके विषय में जानने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, अभिलेख को पढ़ेंगे, प्रशस्ति पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ जानेंगे गुप्त राजवंश को। और गुप्त राजवंश में ही हम लोग जो है समुद्रगुप्ता के विषय में चर्चा लेंगे। फिर हम लोग जो है हर्षु के विषय में पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग जो है पल्लवा के विषय में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है चालुक्य के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा लौह स्तंभ वगैरह, है ना। यहाँ आपको लौह स्तंभ वगैरह दिख रहा होगा, प्रशस्ति वगैरह दिख रही होगी, प्रयाग प्रशस्ति वगैरह जो है ये दिख रही होगी, है ना। तो ये प्रयाग प्रशस्ति वगैरह आप देख सकते हो। और यहाँ जो है आपका सम्राट समुद्रगुप्त दिखाया जा रहा है, और उसका कंपेयर जो है नेपोलियन से किया जा रहा है। तो भारत का नेपोलियन भी ये कहला रहा है, और उसे दिखाया गया है उसके सिक्कों में कि ये जो है ना, समुद्रगुप्त जो है वीणा बजा रहा है, ऐसा उसके सिक्कों में भी जो है अंकित किया गया है, दर्शाया गया है। और यहाँ हम लोग जो है राजा हर्षवर्धन के विषय में जानने वाले हैं, राजा हर्षवर्धन के विषय में पढ़ाई करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ आपसे दिया गया है हरिसेन के विषय में। किसके विषय में दिया गया है, तो हरिसेन के विषय में दिया गया है बात। और ये जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं। किनके लिए लिखते हैं, तो समुद्रगुप्ता के लिए लिखते हैं, क्योंकि ये समुद्रगुप्त के क्या हैं, दरबारी हैं, मंत्री हैं, है ना। हरिसेन क्या करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं। और किसके लिए लिखते हैं, समुद्रगुप्ता के लिए लिखते हैं। और इनकी खूब जो है बढ़ चढ़कर इसमें क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके दरबारी भी हैं और मंत्री भी हैं। तो ये आप जो है इलाहाबाद, है ना, प्रयाग प्रशस्ति को जो है देख सकते हो, और इसमें जो है अंकन वगैरह किया गया है उसको भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है, किसका वर्णन किया है, तो समुद्रगुप्त का किया है। और समुद्रगुप्त का दरबारी था, मंत्री था। तो ये आप जो है सचित्र वर्णन आप देख सकते हो। और बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आगे भी जो है पूछा जाता रहेगा, तो इसलिए आपको ये नोट करना है। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ आपसे, आपने पीछे देखा प्रशस्ति को, है ना, प्रशस्ति को देखा। तो आइए इसे जो है जानते हैं कि आखिर ये प्रशस्ति होती क्या है ना। प्रशस्ति तो ये एक प्रशंसा परक जो है चीज होती है। आइए देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है, यह जो है संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ ही है क्या, प्रशंसा, तारीफ करना, है ना। तो इसका अर्थ ही है क्या, तारीफ करना, प्रशंसा करना। समझ में आ गई होगी बात, है ना। और एक विशेष किस्म का क्या है, अभिलेख है, जिसमें जो है प्रशंसा परक अभिलेख शामिल है। यह क्या है, तो एक विशेष प्रकार का अभिलेख है, प्रशंसा परक अभिलेख है। और इसका संस्कृत में, है ना, संस्कृत शब्द है और इसका मीनिंग ही है प्रशंसा, तो आप समझ सकते हो। और यहाँ दिखेगा प्रशस्तियां लिखने का चलन जो है पहले भी था, लेकिन जब गुप्ता काल आता है, गुप्त एज आता है, तो इनका जो है क्या हो जाता है, महत्व जो है बढ़ जाता है ना। गुप्त काल में इनका महत्व काफी बढ़ जाता है। तो ये आप देख सकते हो। पहले भी प्रशस्तियां लिखने का चलन था, लेकिन जैसे जैसे गुप्ता काल आता है, गुप्ता काल में इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। तो ये आप देख सकते हो। इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना आप समझ लेते हो, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आवे, है ना। प्रशस्तियां, प्रशस्ति संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा, है ना, प्रशंसा। और एक यह जो है विशेष खास किस्म का अभिलेख होता है, यानी कि प्रशंसा परक अभिलेख होता है। और इसका चलन जो है पहले भी था, लेकिन जब गुप्ता एज आता है, तो इसका प्रचलन, इसका चलन, इसका महत्व जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ेंगे। आगे यहां आपसे दिया गया है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है राजा भी था, योद्धा भी था, विद्वान भी था, और कवि भी था, और वीणा वादक भी था, है ना। उसके कुछ विशेष गुण जो हैं
उसके कुछ विशेष गुण जो है कहा, तो उसके सिक्कों में भी जो है दिखाने का प्रयास किया गया है, उसके सिक्कों में भी जो है अंकित किया गया है, उसके सिक्कों में भी क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो ये आप जो है समझ सकते हो, है ना। तो ये चीजें जो है आप समझ सकते हो, है ना। तो वीणा वादक, है ना, उसके सिक्कों में जो है वीणा बजाते हुए उसे दिखाया गया है। इस बात को आप हल्के में मत लेना। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बताओ कौन सा ऐसा शासक है जिसको जो है वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है उसके सिक्कों में, तो आप लगाना समुद्रगुप्त को। तो ये आप देख सकते हो, वीणा बजाते हुए भी जो है उसे क्या किया गया है, तो दर्शाया गया है, दिखाया गया है ना। तो ये आप देख सकते हो। और एक अभिलेख में, एक प्रशस्ति में जो है ये हरिसेन जो है उसकी प्रशंसा करता है। किसकी प्रशंसा करता है, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है और कहता है बहुत सारे इसके जो है चेहरे पर घाव वगैरह, शरीर पर घाव वगैरह है, लेकिन इस सब के भर जाने के बावजूद भी उसका चेहरा जो है काफी हंसमुख अच्छा लग रहा है, तो प्रशंसा कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो। लेकिन एक बात जो यहाँ नोट करने वाली बात है कि समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को जो है उसके सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे कि उसके सिक्के पर दिखाया गया है कि ये वीणा बजाते हुए जो है, ये आप देख सकते हो, है ना, वीणा बजाते हुए भी समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो ये आप देख सकते हो, ये आप समझ सकते हो। और यहाँ जो है हरिसेन जो है 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति जो समुद्रगुप्त की नीतियां हैं उनका वर्णन कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि मानचित्र में जो है हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ दिया गया है हरा रंग, देखो। तो ये हरा रंग आपको दिख रहा होगा, तो ये आर्यावर्त के 9 शासक हैं। यहाँ हरा रंग आपको दिख रहा है, तो आर्यावर्त के आप देखोगे 9 शासकों को, है ना, समुद्रगुप्त ने हरा कर जो है उनके राज्यों को जो है क्या कर लिया है, तो अपने साम्राज्य में मिला लिया है। तो ये आर्यावर्त का क्षेत्र देख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला बात हरिसेन कह रहा है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दक्षिणा पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर जो है लाल बिंदु दिए गए हैं। तो आइए देखिए कहाँ दिया गया है लाल बिंदु। तो ये आप देख सकते हो, लाल बिंदु दिया गया है। क्या दिया गया है, लाल बिंदु यहाँ देख सकते हो, है ना। तो गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर, है ना, ये नगर है और ये नगर है। तो ये आप देख सकते हो। तो ये बात हो गई कि लाल रंग से दिया गया है। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने जो है हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने क्या कर दिया बाबू, तो समर्पण कर दिया। समर्पण करने के बाद और तो समुद्रगुप्त ने जो है उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी कि जाओ बाबू, तुम लोग हार गए हो, समर्पण कर दिए हो, स्वेच्छा से समर्पण किए हो, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, तथास्तु, तुम्हारा राजपाट तुम्हें सौंपता हूं, तुम फिर से जो है शासन करो, है ना। तो ये कौन लिख रहा है, तो हरिसेन लिख रहा है। ये आप देख सकते हो, हरिसेन वर्णन कर रहा है। तो ऐसे में जो है आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है, तो इसको आप देखे रहिए। आगे दिया गया है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। तो बैगनी रंग को हमें देखना है, आंतरिक राज्य, है ना, ये आंतरिक राज्य बैगनी रंग से आपको जो है रंगे हुए दिखाई मिलते हैं, है ना। ये आंतरिक राज्य हो गए, तो बैगनी रंग से आपको जो है दिख जाएंगे। किस रंग से, तो बैगनी रंग से रंगे गए हैं आंतरिक घेरा। तो ये आंतरिक घेरा जो है आप देख सकते हो। आइए देखते हैं आगे क्या बात कही जा रही है। आगे कहा जा रहा है बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम असम आ रहा है, तटीय बंगाल आ रहा है, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, इसके विषय में पीछे तुमने पढ़ लिया है। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में भी उपस्थित होते थे। जब समुद्रगुप्त का मन करता था कि बाबू तुम चले आओ हमारे दरबार में, तो ये सब जाते थे, हाजिरी लगाते थे। तो उनमें कौन कौन थे, तो ये आप देख सकते हो, है ना, ये आप देख सकते हो, ये आप समझ सकते हो, है ना, आपको दिख भी रहा होगा, है ना, आपको एकदम बाकायदा जो है बढ़िया अच्छे तरीके से दिख रहा है। और आगे चौथी बात क्या कही जा रही है, तो चौथी बात कही जा रही है कि बाह्य इलाके के शासक जिन्हें जो है नीले रंग से रंगा गया है, नीले रंग से रंगा गया है। तो ये आप देख सकते हो, है ना, थोड़ा हम लोग मिटाने का प्रयास करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, कहाँ देखोगे, तो यहाँ देखो आप, यहाँ इधर देखो, तो ये बाहरी राज्य है। बाहरी राज्य में ये लटका हुआ श्रीलंका भी दिखेगा, और इधर आप देखोगे तो ये सारा क्षेत्र वगैरह जो है इधर आप जो है बाहरी राज्य के रूप में देख सकते हो,
है ना। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के भी जो है शासक थे, इन्होंने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया और अपनी पुत्रियों का जो है विवाह वगैरह भी किया, यानी कि क्या किया, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। तो ये आप देख सकते हो, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी चर्चा कर रहा है हरिसेन और जीता है समुद्रगुप्त ने। तो ऐसे में जो है आपकी परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ये बातें पूरी हो गई और आपको जो है समझ में भी आ गया होगा। इसे जो है एक बार आप देख भी सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लो। आगे बढ़ चलते हैं। आगे यहाँ आपसे दिया गया है गुप्त राजवंश, है ना। आपने समुद्रगुप्ता को पढ़ रहे हो, तो समुद्रगुप्ता कब किस नंबर पर कैसे आ रहा है, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आप देख लो कि समुद्रगुप्त जो है ना, समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक है, लेकिन गुप्त वंश का जो संस्थापक है, गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ये आदमी जो है कौन सी टाइटल लेता है, कौन सी उपाधि लेता है, तो ये उपाधि लेता है महाराजा धीराज की, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना देखिए। है ना। तो गुप्त वंश का संस्थापक अगर आप देखोगे तो संस्थापक है कौन, तो श्रीगुप्त है। और श्रीगुप्त का बेटा कौन है, तो चंद्रगुप्त पहला है। और ये जो है काफी भारी भरकम उपाधि लेता है। कौन सी उपाधि लेता है, तो महाराजा धीराज की उपाधि लेता है। और है ना, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला कौन सा, तो पहला शासक यही है ना। अब तक तो आप देखते थे राजा महाराजा, है ना, राजा महाराजा सम्राट वगैरह, लेकिन यहां क्या दिया जा रहा है, महाराजा धीराज, राजाओं का, महाराजाओं का भी राजा। तो ये आप देख सकते हो भारी भरकम उपाधियां चलने लगी हैं। अब ये जस का तस जो है सब फॉलो करेंगे। और इनकी पत्नी का नाम क्या है, कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गण से संबंध रख रही हैं। और इन्हीं का जो है, इन्हीं दोनों का बेटा जो है कौन है, तो समुद्रगुप्त है। और फिर समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्ता सेकंड, है ना। ये हो गया। तो आपने देखा संस्थापक, है ना, संस्थापक ये है, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, इसके दो बेटे होते हैं, फिर ये वाला जो है पॉपुलर होता है, फिर इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। तो समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, रामगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड। रामगुप्त को आप देखोगे तो ये बिलासी टाइप का था, है ना। मंत्री वगैरह जो है इसे कठपुतली की तरह नचा रहे थे। तो ऐसे में जो है समुद्र चाहता था कि ये जो है राजा बने, लेकिन कुछ मंत्री वगैरह के जो है षड्यंत्र के कारण जो है इसे गद्दी मिल जाती है। हालांकि बाद में जो है ये पॉपुलर होकर गद्दी ले लेता है और उसके बाद फिर राजपाट करता है। समझ में आ गई होगी बात। तो समुद्र के दो बेटे हैं, राम और चंद्र, है ना, सेकंड। तो ये हो गया। इसके बाद ये कुमार गुप्ता आएगा, कुमार गुप्ता के बाद लास्ट वाला जो बचेगा वो असंत गुप्ता रहेगा। आप सभी जयशंकर को पढ़ते होंगे, जयशंकर प्रसाद को पढ़ते होंगे, तो छायावाद में उनका बहुत ही अहम रोल है। तो उनके ग्रंथों को आप देखोगे तो वहां इनके विषय में सारी चीजें, सारी जानकारियां जो है मिल जाएंगी। तो हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में अब थोड़ी जानकारी लेंगे। इन्होंने जो है, इन्होंने विक्रम संवत चलाया, है ना, विक्रम संवत चलाया। और गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय, है ना, इसकी टाइटिल वगैरह भी ली। एक भारी भरकम इन्होंने भी उपाधि ली। कौन सी उपाधि ली, तो विक्रमादित्य द्वितीय का उपाधि लिया। ऐसा क्यों, तो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, है ना। शकों पर इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त किया। शकों पर जब विजय प्राप्त किया तो दो काम किया, एक तो उपाधि ले रहे हैं और विक्रम संवत प्रारंभ कर रहे हैं। और इनके दरबार में हमें जो है नवरत्न देखने को मिलते हैं, जिनमें से हम देखेंगे कालिदास जी को और आर्यभट्ट जी को देखेंगे। आर्यभट्ट, आलिया भट्ट नहीं, आर्यभट्ट, है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो इन्हीं चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि लिया था और शकों पर विजय प्राप्त किया था, तो विक्रम संवत चलाया था। और इन्हीं के दरबार में जो है नवरत्नों का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपने जान लिया होगा, है ना। इतनी बात जो है आपको अब जो है भुलाए नहीं भूलनी चाहिए। इतनी बात जो है आपको समझ में भी आ गई होगी।
आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ आपसे दिया गया है, कुछ बातें कही जा रही हैं हर्षवर्धन के विषय में। तो हर्ष के दरबारी कवि जो है कौन थे? बाणभट्ट थे। इन्होंने जो है संस्कृत में जो है उनकी जीवनी लिखी है ना, हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का जो है वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग काफी समय के लिए जो है हर्ष के दरबार में रहे। तो बाणभट्ट के विषय में जानना है, और ह्वेनसांग जो है हर्ष के समय जो है उनके दरबार में आता है, उनके दरबार में रहता है। तो ये दो बातें आपको नोट रखनी है, और हर्ष चरितम आपको देखना है। इससे जो है हर्ष की वंशावली देखने को मिल रही है। तो इन दो बातों को आप जो है जरूर से जरूर नोट रखे रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ह्वेनसांग किसके टाइम पर आता है, क्या करता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इस पर जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसको जो है आप ध्यान में रखे रहिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब इतना आप समझ जाते हो तो आगे बढ़ते हैं। और यहां देखोगे कि हर्ष को जो है पूरब में जितनी विजय मिली थी उतना जो है उसे कहीं और नहीं मिली थी, है ना। पूरब में उसे जितनी विजय मिली थी उतना और कहीं नहीं मिली थी। जब उन्होंने जो है नर्मदा नदी को पार किया, तब जो है दक्कन की ओर उन्होंने बढ़ने के प्रयास किया, तो चालुक्य, आप देखोगे पुलकेशिन सेकंड को, तो इनको रोक देता है। और आगे पुलकेशिन सेकंड का जो दरबारी रहता है, कवि रहता है रवि कीर्ति, वो जो है कहता है कि इस हार के बाद जो है हर्ष अब हर्ष नहीं रह गए हैं, है ना, हर्ष अब हर्ष नहीं रह गए हैं। तो ये आप देख सकते हो महाकविवाण विरचितम, है ना, हर्ष चरितम, ये आप देख सकते हो हर्ष चरित को। और इतनी बातें जो हैं, इतनी बातें अब आपको भुलाए नहीं भूलनी चाहिए। इतनी बात जो है आपको नोट रखना है ना, कि हर्षवर्धन के विषय में यहाँ बातें बताई जा रही है। और उनके दरबार में हमें दो देखने को मिलते हैं, बाणभट्ट देखने को मिलते हैं और ह्वेनसांग देखने को मिलते हैं, है ना, जिनके माध्यम से इनके दरबार वगैरह की जानकारी हमें मिलती है। तो बाणभट्ट जी को देख सकते हो आप यहाँ, है ना, और यहाँ हर्ष जी को देख सकते हो। यहाँ उनके विषय में जो है काफी चर्चा दे दी गई है। आगे बढ़ चलते हैं। आगे यहाँ आपसे दिया गया है पल्लवों के बारे में, है ना। पल्लवों के बारे में क्या बात बताई जा रही है कि पल्लवों का राज्य जो है, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक जो है फैला था। यहाँ आप देख सकते हो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को, जिन्होंने किनको रोक दिया था, तो हर्ष को जो है आगे बढ़ने से रोक दिया था। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे चालुक्यों के विषय में। किनके विषय में? चालुक्य के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है चालुक्यों का राज्य जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से मिलता है ना। चालुक्यों में जो सबसे फेमस राजा थे, सबसे प्रसिद्ध थे, वह थे पुलकेशिन द्वितीय। और ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो उनके एक दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, है ना। रवि कीर्ति के अभिलेख से मिलता है, उनके प्रशस्ति से पता चलता है कि चालुक्यों के फेमस राजा कौन थे, तो पुलकेशिन द्वितीय। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ देख सकते हो रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने जो है पूरब तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। हर्ष का अर्थ है आनंद, और मैंने पीछे बताया ना कि अब ये जो है हंसी उड़ाएगा, है ना, हंसी उड़ाएगा कि अब वो हर्ष जो है हर्ष नहीं रह गए हैं, है ना। ये आप देख सकते हो पल्लवों और चालुक्यों को जो है अंततः कौन, राष्ट्रकूट और चोल लोग आएंगे, मारेंगे पीटेंगे और इनका किस्सा समाप्त कर डालेंगे, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से जो है चोलों वगैरह का किस्सा जो है आपका समाप्त हो जाएगा। चोल वगैरह जो है समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और यहाँ आपसे जो है कुछ शब्दों के विषय में बताया जा रहा है। महादंड नायक, महादंड नायक, महादंड नायक आप देखोगे यह जो है प्रशासकीय पद था। और यह भी जो है क्या हो गया, अब हो गया अनुवांशिक। और अनुवांशिक के विषय में पीछे मैंने आपका चर्चा दे दिया है। यहाँ हम लोग देख रहे थे महादंड नायक को। किसको देख रहे थे? महादंड नायक को, है ना। महादंड नायक, आप सभी ने बाहुबली फिल्म देखा होगा, तो वहां जो है बाहुबली जिसका गला निपटा देता है, कहीं ना कहीं वो महादंड नायक यही था।
तो महादंडनायक जो है एक प्रशासकीय पद था जो कि अब अनुवांशिक हो गया है, और अनुवांशिक के विषय में मैंने आपको चर्चा दे दिया है कि अनुवांशिक का पद जो है क्या होता है। तो ये भैया जो है मुख्य न्याय अधिकारी होता था, है ना, ये मुख्य न्याय अधिकारी होता था, लेकिन वहां आपने बाहुबली में इन चीजों को देख लिया है। तो ये महादंडनायक एक पद था, है ना, प्रशासकीय पद था जो कि क्या हो गया, अनुवांशिक हो गया है। तो ये मुख्य न्याय अधिकारी होता था। कौन होता था, तो महादंडनायक। फिर आप एक शब्द देखोगे कुमारामात्य। क्या देखोगे, कुमारामात्य। तो ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण मंत्री होता था। और एक शब्द आप देखोगे संधि विग्राहक। क्या देखोगे, संधि विग्राहक। संधि विग्राहक जो है, यह जो है युद्ध और शांति के विषयों का जो है क्या था, मंत्री था। एक शब्द आप देखोगे नगर श्रेष्ठी। तो नगर श्रेष्ठी जो है मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था, है ना। समझ में आ गई होगी बात कि नगर श्रेष्ठी जो है ये मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। ये शब्द आप समझ लेते हैं। तो आगे एक शब्द आपका दिया गया है सार्थवाह। तो सार्थवाह शब्द से मतलब है व्यापारियों के काफिले का नेता। जो व्यापारियों के काफिले का नेता था उसे क्या कहा जा रहा है, तो सार्थवाह कहा जा रहा है। और आप यहां देखोगे प्रथम कुलिक। तो प्रथम कुलिक जो है मुख्य शिल्पकार था। मुख्य शिल्पकार को क्या कहा जा रहा है, तो प्रथम कुलिक कहा जा रहा है। फिर यहाँ एक शब्द आपको दिखेगा कायस्थ, यानी कि लिपिकों का जो प्रधान होता था उसे कायस्थ कहा जा रहा है। और वेदुइन शब्द आप सुनोगे। कौन सा शब्द, वेदुइन। तो वेदुइन जो है एक घुमक्कड़ कबीला था। क्या था, तो वेदुइन एक घुमक्कड़ कबीला था। तो ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है शब्दों पर आधारित क्वेश्चन जो है प्रायः पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में जो है आप सभी का फर्ज और कर्तव्य दोनों का दोनों बनता है कि आप सभी जो है इसे नोट करें और इसे जो है जानते रहें, है ना। इन शब्दों का मीनिंग, मतलब वगैरह जो है आप सभी जानते रहें, समझते रहें। हो सकता है कभी भी जो है आपकी परीक्षा में पूछ ले, तो ये चीजें आप देख सकते हो, इन चीजों को आप क्या है समझ सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बातें आपको पता चल गई होंगी। तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ चलते हैं। आगे आप देखोगे तो दक्षिण राज्यों में जो सभाएं होती थी उनमें हमें जो है कुछ शब्द देखने को मिलते हैं। तो आइए उन शब्दों के विषय में भी हम लोग जो है थोड़ी बहुत जानकारी ले लें। यहां आप देखोगे तो पल्लवों के अभिलेखों में जो है कई स्थानीय सभाओं की क्या मिलती है, चर्चा मिलती है। तो एक शब्द आता है आपका सभा। तो ये सभा जो है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन के लिए जो है सभा शब्द का प्रयोग होता था। और उर यानी कि ग्राम सभा। उर क्या होता था, तो ग्राम सभा होता था। और नगरम क्या होता था, तो व्यापारियों का संगठन होता था। तो ये शब्द जो है आप नोट रखे रहिए। ये वाला क्वेश्चन यहां से पूछ लिया गया है, उर आपसे पूछ लिया गया है। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। आगे अब हम लोग जो है प्रवेश कर चुके हैं आपके लास्ट अध्याय में, 11वें अध्याय में, आखिरी अध्याय में, लास्ट अध्याय में हम लोग जो है प्रवेश कर चुके हैं। बस थोड़ी समय और बची है, फिर हम लोग जो है इस अध्याय को, इस एनसीईआरटी सीरीज को, इस महामैराथन क्लास को, इस महामैराथन बैच को जो है पूरी तरह से समाप्त कर देने वाले हैं। और आप सभी को यह सीरीज देखने में काफी मजा आएगा और काफी अच्छा लगेगा। और जो है आपका चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी गया है, बताया भी गया है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इमारतों को, चित्रों को और किताबों को। यानी कि हम लोग स्थापत्य कला को देखेंगे, हम लोग चित्र कला को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है साहित्यिक स्रोत के विषय में जानकारी लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है स्तूपा के विषय में पढ़ाई करने वाले हैं। स्तूपा के विषय में बहुत सारी बातें मैंने पीछे बता दिया है, लेकिन यहाँ जो बातें बताई जाएंगी वो थोड़ा अलग होंगी। तो स्तूपा की चर्चा होगी, साहित्य की चर्चा होगी, जैसे रामायण वगैरह हो गया, महाभारत वगैरह हो गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग जो है स्थापत्य वगैरह को पढ़ेंगे। और आपका यही सारा चीज जस का तस आपको कहां मिलेगा, तो 7वीं की एनसीईआरटी में भी मिलेगा। तो ऐसे में हम लोग जो है कुछ चीजों को स्किप भी करने वाले हैं, कुछ चीजों को छोड़ने वाले भी हैं।
आइए आगे बढ़ चलते हैं। तो आप देखोगे लौह स्तंभ को, आपने कुतुब मीनार देखा है तो कुतुब मीनार के ही परिसर में एक लौह स्तंभ है, और हमें चौंकाने वाली बात उसमें यह दिखती है कि इतने वर्षों के बाद भी जो है उसमें अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। अगर उसकी टेक्निक हमें मिल जाए, पता चल जाए, तो जो पुल जो है एक निश्चित वर्षों के लिए बनाए जाते हैं वो हम जो है लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं, है ना। ये वाली टेक्निक अगर मिल जाए कि जंग वगैरह ना लगे, तो हम जो है काफी अच्छा चीज बना सकते हैं। जैसे आज देखते हो एक तरफ से पुल बन रहा है, दूसरी तरफ से टूटा जा रहा है, तो इन सब झंझटों से जो है हम बच सकते हैं अगर ये सारा कुछ मिल जाए, हमें इसका ज्ञान हो जाए तो, है ना। किस आधार पर जो है वो लोग बनाते थे, उसकी टेक्निक अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ वही बातें लिखी गई है कि महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ जो है भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है और वजन लगभग 3 टन से भी ज्यादा है। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलता है। इसमें जो है चंद चंद नाम के एक शासक का जिक्र मिलता है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इतने वर्षों के बाद जो है इसमें जंग नहीं लगा है, ये चीज हमें जानना है। तो ये चंद का अभिलेख है और चंद के विषय में ऐसा कहा जाता है कि गुप्त वंशी शासक है, और यहाँ देख सकते हो तमाम लोग जो है इसे देखने के लिए आए हुए हैं। आप सब भी अगर जाना, विजिट करना, तो इन सब चीजों को देखना और जो है अभिलेख वगैरह आप भी जो है देखने का प्रयास करना। तो यही तमाम चीजें हैं, और लोहे के विषय में मैंने जो है आपको पीछे चर्चा दे रखा है, पीछे मैंने बता रखा है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो, और ये तमाम फैक्ट वगैरह डाटा वगैरह दिया है, ये भी देख सकते हो। और यहाँ जो है आपसे बताया जा रहा है स्तूप के विषय में, आप जो है स्तूप को देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ कहा जा रहा है स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, समझ में आ गई होगी बात, है ना। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में जो है बुद्ध या उनके अनुयायियों के जो है शरीर के अवशेष, जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गया, राख हो गया, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कीमती पत्थर, सिक्के रखे जाते थे। और इसे क्या कहा जा रहा है, तो इसे धातु मंजूसा कहा जा रहा है। तो यहाँ दी गई सारी बातें, सारी जानकारी जो है आपके लिए क्या है, एकदम महत्वपूर्ण है। इसमें से आप जो है कुछ भी स्किप मत करना। जस्ट अतः जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है और आगे भी पूछा जाएगा, है ना। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक स्तूप जो है धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो है एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे जो है प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो ये आप प्रदक्षिणा पथ वगैरह को नोट रखे रहना। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। और रेलिंग तथा तोरण, यहाँ तोरण शब्द का मीनिंग है प्रवेश द्वार, प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। आप सभी जो है इसमें से कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल देखने का प्रयास करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जो है इसे नोट रखे रहना, है ना। यहाँ कही गई एक एक बात जो है आपके लिए अमृत के समान है, और आपकी परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत बार पूछ लिया गया है। इसलिए जो है यहाँ दिए गए डाटा वगैरह को जो है एनसीईआरटी ने ही दिया है, इसे जो है आप हल्के में मत लेना। आप भी जो है यहाँ से चीजें उठाने का प्रयास करना। आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है सांची का जो है महान स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। पहला क्वेश्चन इसी पर बनता है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग जो है संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों का है। तो ये बात जो है आपको नोट रखना है ना। ये बात आपको नोट रखना है, यहां से लेकर यहां तक जो है ये बात आपको नोट रखना है। और सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ। आगे यहाँ दिया गया है महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें जो है एकास्मक, है ना, मोनोलिथ कहा गया।
है ना, समझ में आ गई होगी बात। तो महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही, यानी कि एक ही पहाड़ी होता था और उसी को जो है काट छांट कर तराश कर जो है एकात्मक मंदिर बनाए जाते थे। एकात्मक मंदिर की यही विशेषता है कि एक ही पत्थर, एक ही पहाड़ को काटकर बनाए जाते थे। तो यही चीज यहाँ दिया गया है, आप जो है समझ सकते हो, देख सकते हो। इसीलिए जो है, इसीलिए इसे एकात्मक यानी कि मोनोलिथ कहा गया। समझ में आ गई बात। समझ में आ गई होगी। यहां आप देखोगे, आप मंदिरों का सबसे प्रमुख भाग जो है गर्भगृह वगैरह होता था। तो ये बातें जो है मैंने आपको जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी बताया होगा, है ना, क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी बताया होगा, और उसके बाद और भी अन्य जगह अभी इसका जिक्र आप देखोगे। तो यहाँ कहा जा रहा है मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है क्या कहला रहा है, तो गर्भगृह कहला रहा है, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति वगैरह रखा जाता था, और प्राय जो है यहाँ जो अन्य लोग हैं उन्हें जाने वगैरह की अनुमति वगैरह नहीं होती थी, है ना। इसी स्थान पर पुरोहित जो है क्या करता था, तो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करता था, और भक्त वगैरह जो है क्या करते हैं, तो पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह करते थे। अक्सर जो है गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में जो है दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया गया है। इस कार्य में परफेक्ट आदमी चाहिए। यहाँ आप जो है मंडप क्या होता है ये चीज आप जाने रहिए, है ना। यहाँ एक सभागार होता है जहां लोग इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ आपको ये नोट रखना है कि अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है, यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो ये बात जो है आप जरूर याद रखना, ये बात जो है आप जरूर नोट रखना कि अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी जहां एक सभागार होता था, जहां लोग वगैरह जो है इकट्ठा वगैरह होते थे। तो ये तमाम बातें हैं जो आप जो है समझ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है जल्द से जल्द इसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब मैं आपका जो है 1 मिनट भी जो है कीमती समय आपका है उसे लेने वाला नहीं हूं। तो जल्द से जल्द जो है हम लोग ऐसे सरपट्टे तरीके से जो है इसे कंप्लीट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आपसे दिया गया है, आगे यहाँ आपका दिया गया है कि स्तूप तथा मंदिर वगैरह जो है किस तरीके से बनाए जाते थे, तमाम बातें यहाँ दी गई हैं उन्हीं के विषय में। तो आइए आगे देखते हैं, है ना।